हेलो ट्वेल्थीज, कैसी चल रही है आपकी क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी। होप अच्छी चल रही होगी। और अब आ चुका है एजुकेशन पंडित पे रैपिड रिवीजन का नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे हेलो अल्केन्स एंड हेलो अल्कीन्स। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने नहीं किया एजुकेशन पंडित चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन। एंड इस वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हेलो अल्केन्स एंड हेलो अल्कीन्स का रैपिड रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ मैं टारगेट करूँगा कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ एंड जितना हो सके उतना कवर अप करने की कोशिश करूँ। तो देखिए हेलो अल्केन्स एंड हेलो अल्कीन्स होता क्या है, स्प्लिट कीजिए हेलो एंड अल्केन्स। हेलो यानी कि हेलोजन्स एंड अल्केन्स यानी कि CH4, ठीक है। CH4 यानी कि मीथेन्स, अल्केन्स मीथेन्स, ठीक है। अभी ये देखिए मेरे पास ये है CH3, ये H। इस हाइड्रोजन को अगर मैं इस हेलोजन के साथ रिप्लेस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, CH3X, ठीक है। ये हो गया मेरा हेलो अल्केन्स या एल्काइल हैलाइड। सिमिलरली अगर मेरे पास अरीन है, ठीक है, अरीन के केस में ये हाइड्रोजन है, इसको मैंने इस हेलोजन से रिप्लेस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, हेलो अरीन्स। सो हेलो अल्केन्स क्या होते हैं, हेलो अरीन्स क्या होते हैं, ये क्लियर हो गया। चलिए ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हेलो अल्केन में एंड हेलो अरीन में। देखिए ये हेलो अल्केन है CH3X एंड ये क्या है आपका हेलो अरीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो अरीन में कि ये जो X है यानी कि आपका जो हेलोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्ट है। एंड यहाँ आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो आपका हेलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच। तो ये आपका हो जाएगा मोनोअल्केन, डाइहेलोअल्केन, ट्राइहेलोअल्केन। सिमिलरली मोनोहेलोअरीन, डाइहेलोअरीन एंड यहाँ पे 1, 2 और ये 3 यानी कि ट्राइहेलोअरीन, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, कितने हेलोजन एटम अटैच्ड है कार्बन एटम से, चाहे वो एल्काइल हैलाइड में हो या वो हेलो अरीन में हो। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हेलोजन बॉन्ड, जिसमें जो आपका हेलोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, उसके बेसिस पे अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे। सो 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड है सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू द हेलोजन एटम। यहाँ देखिए ये एलाइलिक ग्रुप है, एलाइलिक ग्रुप से अटैच है तो एलाइलिक हैलाइड। एंड यहाँ पे ये जो X है ये बेंजाइलिक ग्रुप से अटैच है तो बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब ये फर्दर डिवाइड हो सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में, ठीक है। प्राइमरी एंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में कैटेगराइज हो सकता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम टू विच द हेलोजन एटम इज अटैच्ड। नाउ अब हम किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे कि हमारा जो हेलोजन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होगा।
तो यहाँ पे दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हो गया विनाइलिक हैलाइड, जहाँ हेलोजन एटम विनाइलिक कार्बन से अटैच होगा। एक हो जाएगा अराइल हैलाइड, जहाँ पे आपका हेलोजन एटम जो है वो अराइल कार्बन से अटैच होगा। ठीक है, नाउ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे, नोमेनक्लेचर। ठीक है, कि किस तरीके से अल्काइल हैलाइड का आप नोमेनक्लेचर करेंगे। देखिए, नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे सिंपल चीज होती है कि आपको सबसे पहले पेरेंट कार्बन सिलेक्ट करना पड़ेगा। पेरेंट कार्बन में जितने कार्बन एटम होंगे उसके बाद आप उससे क्या डिसाइड कर लेंगे, रूट वर्ड। एक बार रूट वर्ड डिसाइड हो गया तो प्राइमरी प्रीफिक्स डिसाइड कर लीजिए। अगर ओपन चेन है तो कोई नहीं, बट क्लोज चेन है तो आप साइक्लो प्रीफिक्स यूज करेंगे। देन उसके बाद आप क्या देखेंगे, आपका सेकेंडरी सफिक्स, जैसा कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, जैसे बी आर है तो बी आर के लिए आप क्या यूज कर लेंगे, ब्रोमो। ठीक है, सो जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसके अकॉर्डिंगली आप प्रीफिक्स यूज करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर आप फोकस करेंगे प्राइमरी सफिक्स की ओर। अगर सैचुरेशन है तो आप एन यूज करेंगे, अनसैचुरेशन है तो इन यूज करेंगे। अगर डबल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करेंगे। देन सेकेंडरी सफिक्स आप यूज करेंगे ऑन द बेसिस कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड दैट कार्बोक्सिलिक एसिड इज इंक्लूडेड इन योर पैरेंट चेन, तो आप ओइक एसिड यूज कर रहे हो। अगर वो कार्बन चेन में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन कंसिडर नहीं किया है, उस केस में आपका सफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ओके, ये था हमारा नोमेनक्लेचर। होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉमन नेम की तरफ बढ़ते हैं कि कॉमन आईपैक नेम डन। कॉमन नेम, कॉमन नेम में आइसो कब यूज करेंगे, आइसो उस केस में यूज करेंगे कि आपका कोई भी चेन है, पेरेंट चेन है, उसके सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे, ये आपका सेकेंड लास्ट कार्बन एटम हो गया। ठीक है, उस पे दो आपके क्या अटैच होने चाहिए, मिथाइल ग्रुप। जैसे यहाँ पर है, ये रहा आपका सेकेंड लास्ट कार्बन एटम, इस पे दो मिथाइल ग्रुप अटैच है। सेकेंडरी सैक कब यूज करेंगे, जब आपका जो भी चेन है उसमें ये आपका सेकेंडरी हो गया। ठीक है, वो कार्बन एटम क्या होना चाहिए, सेकेंडरी कार्बन एटम होना चाहिए। ठीक है, अगर वो टर्शरी हुआ तो टर्ट यूज करेंगे। एंड अगर सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे तीन मिथाइल ग्रुप अटैच है, सो वहाँ हम क्या यूज करेंगे, नियो यूज करेंगे। सो कॉमन नेम का फंडा क्लियर। चलिए अब नेचर देखते हैं किसका, CX बॉन्ड का। ठीक है, CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, ये देखिए, ये कार्बन है, ये हेलोजन है। हेलोजन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया। ठीक है, पोलर बॉन्ड हो गया। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट चीज। अब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, हेलोजन एटम की साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होगी तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, और बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वापस से देखते हैं, देखिए CX, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे साइज बढ़ती जा रही है, ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जितना बड़ा ये बॉन्ड लेंथ होगा उतना इजीली ब्रेक हो जाएगा, और जितना इजी ब्रेक होगा उतनी ही कम आपको बॉन्ड एंथैल्पी लगानी पड़ेगी। ये देखिए, इस फैक्ट से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज
एंड बॉन्ड एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, पोलैरिटी, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि ये जो बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है। जितना कम पोलर उतना कम डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये चीज आपका क्लियर। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे एमओपी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर हेलोअल्केन्स। सो हाइड्रोकार्बन से हम डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए CH4 है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दो लाइट में। ठीक है, तो CH3Cl प्लस HCl। अब ये हमारा कौन सा होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा, आपका जो क्लोरीन रेडिकल जनरेट होगा वो क्लोरीन रेडिकल एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देगा। अब ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसमें 3 स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। चलिए अच्छे से देखते हैं। चेन इनिशिएशन में क्या होगा, ये Cl2 है, अभी ब्रेक होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज होना चाहिए, यानी कि इन दोनों क्लोरीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। होमोलिटिक क्लीवेज के लिए आपको क्या एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपने सनलाइट दी। ठीक है, फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, ये फ्री रेडिकल मिथाइल के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या करेगा, ये CH3 फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। ठीक है, और HCl अब मॉलिक्यूल आपका जनरेट हो गया। अब ये CH3 Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या बना, अल्काइल हैलाइड CH3Cl एंड आपका क्या हो जाएगा, Cl वापस से एक और रेडिकल जनरेट हो गया, फिर ये वापस से CH4 के साथ रिएक्ट करेगा एंड CH3 रेडिकल बनाएगा। ठीक है, प्लस आपका HCl बनाएगा, ये फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या CH3Cl एंड क्लोरीन रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, ये प्रोपगेट होता जाएगा एंड हमें क्या मिलता जाएगा, आपका जो अल्काइल हैलाइड है वो मिल जाएगा। चेन टर्मिनेशन में कौन कौन से स्टेप पॉसिबल हो सकते हैं, आपके पास 2 रेडिकल है, ये 2 रेडिकल हैं आपके पास, ये 2 आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो क्या बनाएंगे, CH3CH3 C2H6। ठीक है, या तो 2 क्लोरीन आपस में क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके क्लोरीन बना सकते हैं, या मिथाइल रेडिकल एंड क्लोरीन रेडिकल रिएक्ट करके CH3Cl बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, आपका इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि CH3 जो है वो ERG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इजीली अटैच हो जाएगा आपका कहाँ, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है इनके मेल्टिंग पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए ये इजीली सेपरेटेबल है। ठीक है, अब अगर यहीं पर रिएक्शन आयोडीन के साथ होगा तो ये क्या है, रिवर्सिबल इन नेचर है, सो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे ताकि वो उसको ऑक्सीडाइज कर दे। ठीक है, टू ऑक्सीडाइज HI, जो HI फॉर्म हो रहा है उसको ऑक्सीडाइज कर दे ताकि जो रिएक्शन है वो रिवर्स ना हो सके। चलिए अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसे है ये देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको सबसे पहले क्या चाहिए,
इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। सो इलेक्ट्रोफाइल आपको क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए बेंजीन का नाइट्रेशन कर रहे हैं, बेंजीन का आप नाइट्रेशन कर रहे हैं, यह HNO3 किस फॉर्म में होगा, NO2 एंड OH। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो, उसके लिए हमने क्या यूज किया, H2SO4। सो ये H2SO4 कैसे करेगा, H प्लस एंड HSO4 माइनस, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इस हाइड्रोजन को देगा। सो ये ऐसा बन जाएगा OH NO2। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अमीर कभी गरीबी बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, NO2 के ऊपर प्लस चार्ज। अब इलेक्ट्रोफाइल तो मेरा जनरेट हो गया, ये रहा मेरा क्या, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। ये रहा मेरा इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, अटैक किया, अटैक किया। अटैक करने के बाद क्या होगा, अटैक करने के बाद यहाँ NO2 आपका अटैच हो जाएगा, NO2 अटैच हुआ, यहाँ प्लस आ गया, प्लस आ गया, ये हाइड्रोजन है, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके, ये एल्कीन बन जाएगा। तो ये नाइट्रेशन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्टेप्स क्या क्या होंगे, सबसे पहला फॉर्मेशन होगा किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। फिर इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, बेंजीन के ऊपर। देन लास्ट में रिमूवल ऑफ H+। ये मैकेनिज्म पूरा मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स है जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेविस एसिड या आपका कोई कैटलिस्ट, आयरन चल जाएगा, ठीक है, या FeCl3 चल जाएगा, ठीक है। आयरन या FeCl3 ये जब भी प्रेजेंट होंगे समझ लीजिए वहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्यों, बिकॉज वहाँ हमें क्या कराना है, आपका इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। तो अगर ये ऐसा बेंजीन दे रखा है एंड ये आपका FeBr2 में दे रखा है, तो समझिए यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन में आपका जो एनिलीन है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड या HX के मिक्सचर के साथ, या डायरेक्टली आप उसको कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा। उसको क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्ट करा दो। जैसे ही आपने इसको क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्ट कराया तो ये क्या बना, आपका सिंपली हेलोरीन बन गया, ठीक है। अगर आयोडीन का केस है तो उस केस में आप सिंपली Ki की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, वहाँ COX क्यूप्रस हैलाइड यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी ये वैसे ही रैपिड रिवीजन है, अगर आप चाहते हैं कि सैंडमेयर रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म समझाऊं, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊं, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो डाल दूंगा। एंड कोई भी डाउट आता चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन में देखते हैं अल्कोहल से आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपका अल्कोहल है एंड ये आपका क्या है, HBr, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। यहाँ इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ROH, ठीक है, ये H इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा
और ये Br माइनस तो निकल गया। अब ये इसके ऊपर प्लस चार्ज है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब Br माइनस है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल देगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहाँ कार्बोकैटायन आया पॉजिटिव चार्ज, ये Br माइनस जो जनरेट हुआ था वो अटैक करेगा, तो ये RBr बन गया। सिंपली आपका क्या बना, अल्काइल हैलाइड बन गया, या हेलो अल्केन कह सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स है जिसे एक्सप्लोर करना जरूरी है। आपका इस रिएक्शन में क्या बना, कार्बोकैटायन बना। कार्बोकैटायन बना तो ये जो रिएक्शन है उसकी रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की। अब जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा आपका अल्कोहल, उतना ज़्यादा आपका कार्बोकैटायन स्टेबल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जितना ज़्यादा ERG ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उतनी ही ज़्यादा ये प्लस चार्ज रिड्यूस होगा, और जितना प्लस चार्ज रिड्यूस होगा उतना ही आपका क्या होगा, कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, ठीक है। कोई भी कंपाउंड के ऊपर चार्ज होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, वो हमेशा चाहेगा कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को कम करे, नेगेटिव है तो नेगेटिव को कम करे। पॉजिटिव है कार्बोकैटायन तो ERG ग्रुप जितने ज़्यादा उतना बढ़िया, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा स्टेबल, सेकेंडरी उससे थोड़ा कम, एंड प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम, क्योंकि ये टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाएगा, ये सेकेंडरी, एंड प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी। अब कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। ZnCl2 जो है वो क्या करता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, क्योंकि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, एंड क्या करता है, वाटर एब्जॉर्व कर लेता है। अब देखिए HX जो है उसकी रिएक्टिविटी कैसे होगी, HI, HBr, HCl, क्यों भैया, यहाँ हम क्या चाहते हैं कि X जो है वो इजीली रिमूव हो जाए, यही चाहते हैं ना कि ये बॉन्ड टूट जाए, ये जो OH माइनस है वो इस H को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर ले, तो ये Br जितनी आसानी से निकलेगा उतनी ही आसानी से भैया ये रिएक्शन आगे जाएगी। तो ये कब निकलेगा, जब हैलाइड की साइज बड़ी होगी, तो रिएक्टिविटी क्या होगी HX की, HI, क्योंकि I की साइज बहुत बड़ी होगी, फिर Br, फिर Cl, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर HI, HBr, HCl। नाउ HCl प्लस ZnCl2 इसे क्या बोलते हैं आप, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट जो है वो डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को। कैसे, अगर भैया प्राइमरी अल्कोहल है, लुकास रिएजेंट के साथ आपने ट्रीट किया है तो 30 मिनट में आपको टर्बिडिटी देखने को मिलेगी। सेकेंडरी है तो 5 ही मिनट में देखने को मिल जाएगी, एंड अगर टर्शियरी है तो 1 मिनट में वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, टर्बिडिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थायरनाइल क्लोराइड से कैसे प्रिपेयर करेंगे तो वो देखते हैं हम, ठीक है। ठीक है, थायरनाइल क्लोराइड से ये जो अल्काइल हैलाइड बनाते हैं वो काफ़ी प्रेफरेबल होता है। इसका रीज़न भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिए अल्कोहल है, थायरनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया pyridine की प्रेजेंस में, सो हमें क्या मिला, अल्काइल क्लोराइड, SO2 एंड HCl। यहाँ पे खास तौर से ध्यान देने वाली बात यह है कि SO2 और HCl जो है वो दोनों ही एस्केपेबल गैसेस है, यानी कि ईजिली सेपरेट हो जाएगा एंड हमें हमारा प्योर कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप फॉस्फरस हैलाइड से भी रिएक्ट करा सकते हैं ना, आपको क्या मिल जाएगा, अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, जैसे ROH है, ठीक है। ROH PCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, RCl मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, RCl मिलेगा, और H3PO3 मिलेगा। अब से ROH जो है PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो RCl मिलेगा, POCl3 मिलेगा, एंड HCl मिलेगा। अल्कीन से भी बन सकता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जब हम एल्कीन में करेंगे
तो देखिए ये HBr है, अल्कीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये Br अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, ठीक है, Br इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, ये हाइड्रोजन इधर अटैच हुआ, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना इंटरमीडिएट। अब ये Br माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा, और इस केस में क्या बना, 1 ब्रोमो इथेन। ये तो था सिमेट्रिकल अल्कीन। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन यानी कि ये वाला केस, ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। इस केस में क्या होगा कि आपका जो HX है, तो ये हाइड्रोजन उस कार्बन एटम से जाके अटैच होगा फर्स्ट स्टेप में, जहां पे जिस कार्बन पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ये कौन सा रूल है हमारा, मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, जब HX का एडिशन अल्कीन में होता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में होता है, तो H हमेशा वहां जाके जुड़ेगा जहां पे जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है। ये था हमारा मार्कोनिकोव रूल, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हेलोजन का एडिशन हो रहा है, सिंपल वही होगा कि Br माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, ये अल्कीन बुलाएगा, अल्कीन बुलाया, कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, दूसरा Br आया, उसने अटैक किया, और ये प्रोडक्ट आपको मिल गया। चलिए अब हेलोजन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है, देखिए हेलोजन एक्सचेंज मेथड में दो रिएक्शन है, एक स्वाट एंड एक फिंकलस्टीन। यहाँ पे देखिए अल्काइल ब्रोमाइड जो है वो मेटेलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, हमें क्या मिलता है, अल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। अब अगर हमें बेस्ट चाहिए अल्काइल फ्लोराइड, तो वहाँ हम क्या यूज कर लेते हैं, मेटेलिक फ्लोराइड सच एज AgF, Hg2F2 या COF2। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल क्लोराइड को NaI के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो हमें NaX मिल जाता है, Ri ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है। देखिए एक ट्रिक है याद करने का कि किस रिएक्शन से क्या मिलेगा। SFI स्वाट्स फ्लोरीन देता है एंड फिंकलस्टीन आयोडीन देता है, ठीक है। SFI से क्या क्लियर हो जाएगा कि स्वाट्स रिएक्शन क्या देगा, अल्काइल फ्लोराइड देगा, एंड फिंकलस्टीन क्या देगा, अल्काइल आयोडाइड देगा। फिंकलस्टीन क्या देगा, अल्काइल आयोडाइड देगा। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो देखिए इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। हाई क्यों होता है, बिकॉज इनकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है, तो और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कारण क्या होता है, वो स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। इसलिए इनका जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है एज कम्पेयर टू कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन उनसे ज़्यादा होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। और वहीं सॉल्युबिलिटी जो होता है वो इन्वर्स होता है, वो मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एंड ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात अगर डेंसिटी की करेंगे, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, सो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अब ये कुछ क्वेश्चन है, असाइनमेंट क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा, अगर नहीं आता है कोई तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। ऐसे मैं सब कवर अप करवा चुका हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ ना आए तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई बैक कर दूंगा। अब देखते हैं इनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में। सो देखिए इंट्रो में मैंने आपको इसका नीचे बताया था CX बॉन्ड का, कि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है तो ये एक सेंटर बन जाता है न्यूक्लियोफाइल के लिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है,
इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले को अटैक करेगा, यानी कि ये अटैक करेगा एंड ये यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। रिएक्शंस कौन कौन से अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन्स जो हैं वो शो करते हैं, ठीक है। हेलो अल्केन कौन कौन से रिएक्शन जो है वो शो करते हैं, सो वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, SN1 एंड SN2। एलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ हम सिर्फ कवर अप करने वाले हैं E2 रिएक्शन को, ठीक है। तो चलिए एक बार एक करके एक्सप्लोर करते हैं। SN रिएक्शन, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि पोलैरिटी डिफरेंस होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण जो कार्बन है वो एक्टिव सेंटर बन जाता है फॉर द अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का, ये दो मैकेनिज्म से हो सकता है, पहला SN1 एंड दूसरा SN2। अब ये SN1 एंड SN2 क्या है, चलिए वो कवर अप करते हैं। देखिए SN1 क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, S यानी कि सब्स्टिट्यूशन, N यानी कि न्यूक्लियोफिलिक, एंड 1 यानी कि सिर्फ एक के ऊपर आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, एंड दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, सिर्फ अल्काइल हैलाइड की ही कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। देखिए यहाँ दो स्टेप होते हैं SN1 रिएक्शन में। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो कार्बोकैटायन बनता है उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ठीक है। जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और ये स्लोएस्ट स्टेप जो होगा वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब रेट जिसमें प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कौन सी पॉइंट्स जो है जो ध्यान रखने वाले हैं, कार्बोकैटायन बन रहा है यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे इंक्रीज होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कह सकते हैं आप, और डिक्रीज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जनरली ये रिएक्शन जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। भैया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में क्यों होती है, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है प्लस, सो उसको स्टेबलाइज कौन करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों, देखिए वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। सो वो जो सॉल्वेंट होगा उसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करेगा, थोड़ा भी स्टेबलाइज करेगा तो रेट के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिसमें आपका हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा, ठीक है। आपका प्रोटॉन किससे अटैच होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा। ये एग्जांपल है, H2 हो गया, ROH हो गया, RCOH हो गया, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, ये मैकेनिज्म है। यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए आपका ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। अब इसमें एक और चीज है कि लिविंग ग्रुप जितना अच्छा उतना ही बढ़िया आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा होगा, ठीक है, लिविंग ग्रुप वो अच्छा होगा जो शांति से दोनों इलेक्ट्रॉन ले और कल्टी मारे, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो आपका कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। सो लिविंग ग्रुप वो अच्छा होगा जो आसानी से आपका दोनों ही इलेक्ट्रॉन को लेके कल्टी मार ले, यानी कि लिविंग ग्रुप आपका वीक बेस हो तो वो बेस्ट है, ठीक है।
वीक बेस होगा, यानी कि क्या, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देता है, तो वीक बेस क्या होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो वही तो हम चाहते हैं कि लिविंग ग्रुप क्या हो, लिविंग ग्रुप क्या हो, वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखे। ठीक है, दोनों को अपने पास रखे। सो अब देखिए इसमें क्या होता है, ये लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके निकला, यहाँ पे कार्बोकटायन बना। अब न्यूक्लियोफाइल के पास दो दरवाजे हैं दस्तक देने के लिए, एक ये यहाँ से आएगा, एक ये यहाँ से आएगा। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी है, तो दो पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा, क्योंकि आपका जो यहाँ पर हैलाइड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, सो SN1 रिएक्शन क्या बनेगा, रेसिमाइजेशन होगा। अगर आपका अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उस केस में आपका जो SN1 रिएक्शन है वो रेसिमाइजेशन होगा। अब ये जो रिएक्शन है वो पोलर प्रोडक्ट में होगी SN1, चाहे वो EgCl हो गया, सॉल्वेंट EgNO3 हो गया, FeCl5 हो गया, या आपका लुकास रिएजेंट हो गया। अब बात करते हैं SN2 की। ठीक है, SN2 में जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, एक तो भैया कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड दूसरा कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे SN2 कहलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो किससे इंटरेक्ट करेगा, अल्काइल हैलाइड से, जिसके कारण जो एग्जिस्टिंग CX बॉन्ड है वो क्या होगा, वीक हो जाएगा। अभी इसमें क्या होता है कि ये CX बॉन्ड है, ठीक है, ये H ये ऐसा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा होता है। अब यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये बैकवर्ड साइड से अप्रोच करेगा, जो आपका X है, जो अल्काइल हैलोजन ग्रुप ऑलरेडी अटैच है उसके बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये नया बॉन्ड बन रहा है तो पुराना बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, एक ही स्टेप में रिएक्शन होगा, तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे ये पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा, नया बॉन्ड बनेगा, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट हुआ। एंड यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्वर्जन देखने को मिलेगा। देखिए सिंपल सी चीज है कि ये न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है, इसको यहाँ अटैक करना है, ये धक्का मारेगा। ठीक है, धक्का मारा इसको, तो ये इस तरफ और ये दोनों इधर इधर आ जाएंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपका इन्वर्जन हो जाएगा। और उस इन्वर्जन को आप क्या कहेंगे, वाल्डन इन्वर्जन। अब देखिए एक और चीज, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है, इसको क्या है, ये कार्बन को अटैक करना है। सो कार्बन को अटैक करेगा तो जो ये ग्रुप अटैच है इस कार्बन के साथ, ये बल्कि नहीं होने चाहिए। मान लीजिए ये बल्कि है, बड़े बड़े हैं, सो जो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, इसको हिंड्रेंस मिलेगी, क्योंकि उसको ये कार्बन देखने को ही नहीं मिलेगा, उसकी शक्ल ही नहीं देख पाएगा, शक्ल नहीं देख पाएगा, तो अटैक कैसे करेगा, अटैक नहीं करेगा तो भैया फिर कैसे बात बनेगी। ठीक है, इसलिए SN2 रिएक्शन में स्टेबिलिटी कैसी होगी अल्काइल हैलाइड की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फिर टर्शरी। यहाँ पे भैया पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, जैसे आपका हो गया डाडा। ठीक है, डाडा हो जाएगा, DMF एसीटोनाइट्राइल, DMSO एंड एसीटोन, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स कवर अप कर लेते हैं, जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। देखिए ये एक बंदा खड़ा है, ये यहाँ एक दीवार है, इस दीवार से आपने एक थ्रेड बांध दी है,
ठीक है, अब इस बंदे ने क्या किया, अपने हाथ से इसको पकड़ा, हिलाया, ये ऐसे 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 हिलेगी। अब आपने कुछ कंस्ट्रेंट कर दिया कि अभी तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन आपने कुछ कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया जिसके कारण ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो उस केस में जो मूवमेंट होगा वो सिमिलर होगा पोलराइज्ड लाइट का। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये पोलराइज्ड लाइट है, हर डायरेक्शन में जा रहा है। अब आपने इसको एक टूरमैलाइन क्रिस्टल से पास किया तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अब जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पोलराइज्ड लाइट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि ऐसा कंपाउंड, उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे जो प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट कर दे, तो ऑप्टिकली एक्टिव। अब अगर लेफ्ट से राइट यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा हमारा वो कंपाउंड, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है तो लीवो रोटेटरी कहलाएगा। अब मॉलिक्यूलर असिमेट्री या कायरलिटी, देखिए कोई कार्बन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और चारों ही ग्रुप कार्बन से डिफरेंट है। ठीक है, कार्बन से अटैच चारों ही ग्रुप डिफरेंट है, डिफरेंट एटम अटैच हैं, तो वो कार्बन असिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा। ठीक है, वो कार्बन असिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा एंड उस पूरे कंपाउंड को असिमेट्रिक कंपाउंड कहेंगे एंड उस केस में वो क्या होगा, कायरल कंपाउंड होगा। और कार्बन, उस कार्बन को हम क्या कहेंगे, कायरल कार्बन कहेंगे। कायरल क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपनी ही मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या टर्म देते हैं, कायरलिटी। नेक्स्ट रिटेंशन। देखिए यहाँ पे जब कंपाउंड था वो रिएक्ट किया और उसने अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे प्रिजर्व कर लिया। ठीक है, सो उस केस में रिटेंशन हुआ। बट जैसे यहाँ आपने देखा था SN2 के केस में, वहाँ इन्वर्जन देखने को मिला था कि ये X रिमूव हुआ, Y आया, तो जो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन था वो इन्वर्ट हो गया। सो उस केस में क्या होगा, आपका इन्वर्जन कहलाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन आता है वो आता है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं वो देख लेते हैं। देखिए ये आपका कोई कंपाउंड है, ये आपका X है, ये आपका हेलोजन है। ठीक है, अब भैया ये हेलोजन है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये आपका कार्बन है, डेल्टा पॉजिटिव, ये आपका हाइड्रोजन है, डेल्टा पॉजिटिव। आपका बेस आएगा, ये बेस जो है ये इस पे भी अटैक कर सकता है, इस कार्बन पे, एंड इस पे भी कर सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि वो इस हाइड्रोजन को रिमूव करे। ठीक है, सो उस केस में मैं चाहूँगा कि ये जो मेरा OH माइनस है वो इसको अटैक ना करे। तो किस केस में ये इसको अटैक नहीं करेगा, इस कार्बन को, अगर ये बल्कियर ग्रुप हुआ। ठीक है, बल्कियर ग्रुप हुआ, ठीक है, तब उस केस में ये यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा। यह स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक, एज अ न्यूक्लियोफाइल वो नहीं करेगा। ठीक है, बिहेव नहीं करेगा। सो ये बात क्लियर हो गई कि हम स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लेते हैं एंड अल्कोहलिक KOH क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि अल्कोहलिक KOH इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पे ये जो OH माइनस है वो बिग होता है, बड़ा होता है, सो वो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा इस कार्बन एटम को इजीली।
ठीक है। तो वो इसको लेके निकलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन लेके निकला, हाइड्रोजन लेके निकला। सो अब बेसिकली क्या हुआ, ये हाइड्रोजन लेके निकला, हाइड्रोजन लेके निकला तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ शिफ्ट हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गए, तो ये हेलोजन क्या किया, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बना, अल्कीन बन गया। ठीक है, सब दो तरीके के अल्कीन पॉसिबल होंगे। ठीक है, दो तरीके के अल्कीन पॉसिबल होंगे। ये देखिए, एक होगा ये एंड एक होगा ये। अब डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा अल्कीन फॉर्म होगा? सो उसके लिए एक रूल आ गया, ज़ेड-ज़ेड रूल। ये रूल क्या कहता है कि जब डी हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड का, तो वहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा अल्कीन का, वो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है उसका अब फॉर्मेशन होगा। अब ये रिएक्शन जो है वो कंसर्ट रिएक्शन है, यानी कि जो बॉन्ड मेकिंग है और बॉन्ड ब्रेकिंग है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है। अब यहाँ E2 रिएक्शन है, ठीक है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। क्यों? बिकॉज ये सबस्ट्रेट X इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है एंड बेस की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, इसलिए ये E2 एलिमिनेशन है। अब होता क्या है, देखिए ये आपका क्या है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो बीटा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग जो बेस है वो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा एंड यहाँ से X निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से X निकल जाएगा और यहाँ आपका अल्कीन फॉर्म हो जाएगा, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बीटा हाइड्रोजन जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और यहाँ पर OH माइनस का कंसंट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है एंड हैलाइड का कंसंट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसकी किसके साथ है भैया, मेटल के साथ। सो सिंपल है, अल्काइल हैलाइड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। जब आपका अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है ड्राई ईथर में, अगर ड्राई ईथर नहीं होगा तो प्रोडक्ट आपको हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, यानी कि CH3CH2Br है। Mg के साथ खाली रिएक्ट कराओगे तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 CH3। सो ड्राई ईथर आपका इम्पोर्टेंट होगा। अब जो ये हेलो अल्केन सॉरी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, ये काफ़ी रिएक्टिव होता है। ये किसको टारगेट करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को। जहाँ इसको एसिडिक हाइड्रोजन मिला वहाँ से भैया ये उस हाइड्रोजन को निकालेगा और करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन दे देगा। ठीक है, तो ये था रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है एंड करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन मिल जाता है, NaX मिल जाता है। ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, चलिए ये कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपका रिप्लाई बैक जरूर दूंगा। अब देखिए एक सेगमेंट है रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स। इसमें सबसे पहले हम कवर अप करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो अराइल हैलाइड जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका कारण क्या होता है, देखिए सिंपल है, ये आपका हेलोअरीन है। ठीक है, हेलोजन के पास लोन पेयर है, ये डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा।
डबल बॉन्ड आने के बाद ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है। आपका जो ये हेलोजन एटम है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है। रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा उसके लिए मुश्किल होगा कि इस बॉन्ड को तोड़ सके। दूसरी बात, इस हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सो इट इज़ इम्पॉसिबल, और उसकी लेस प्रोबेबिलिटी होगी कि अब भैया अब वो निकले वहाँ से, ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे। नेक्स्ट एक चीज़ है कि भैया जो हमारा अल्काइल हैलाइड था उसमें CX बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज था, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी कि ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर, ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर यानी कि ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि बॉन्ड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से होल्ड करके रखेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अब भैया एक तो ये रीज़न हो गया। नेक्स्ट रीज़न कि जो फिनाइल कटायन है वो इनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि आपका जो फिनाइल कटायन है ये कहाँ बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज किस पे आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज पे आ रहा है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज यानी कि ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, बिकॉज द पॉसिबल रिपल्शन it is less likely for the electron rich nucleophile to approach electron rich arene। अब ऑर्थो पैरा पोजिशन पे आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पर है ऑर्थो पैरा पोजिशन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, सो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी इंक्रीज हो रखी है, सो न्यूक्लियोफाइल तो भैया अप्रोच कर ही नहीं सकता, ठीक है। सो भैया ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करे। नेक्स्ट है, हाँ, अगर एराइल हैलाइड्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं अंडर द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर बेंजीन है, ठीक है, यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, जिसके कारण आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। ये रहा आपका ऑर्थो और ये रहा आपका पैरा पोजिशन, ये मैकेनिज्म है। अब हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वही जो हमने अल्काइल हैलाइड में डिस्कस किया था, क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, देन अटैक होगा बेंजीन का इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, देन रिमूवल होगा H+ का, ठीक है। यही चीज़ है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था कि आपका सबसे पहले क्या होगा, HNO3 है, तो HNO3 से आपका NO2+ बनेगा। अब ये आपका बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, ये NO2+ है, ये अटैक करेगा, तो अटैक किया, ठीक है, यहाँ पे ये NO2 हो गया, ये हाइड्रोजन है, यहाँ प्लस है, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे आपको बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रो बेंजीन मिल जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है, यहाँ दे रखा है आपको, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। नाउ ये क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिससे आप देख सकते हैं कि ये क्लोरीन के पास जो लोन पेयर थे उसने डोनेट किए, जैसे ही इसने डोनेट किए यहाँ के जो लोन पेयर थे वो इस कार्बन पे आ गए, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसने क्या किया, इस कार्बन के को डोनेट कर दिया, इसके साथ यह बॉन्ड बना लिए, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए इस कार्बन के ऊपर, ठीक है।
सो ऐसे ही क्या हो रहा है, जो ये 5 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं, पूरी रिंग के ऊपर डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं। ठीक है, इसके कारण क्लोरीन जो है वो क्या है, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसलिए क्लोरीन जो है वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, अब हेलोजिनेशन रिएक्शन देखते हैं। हेलोजिनेशन रिएक्शन सेम वही होगा, हमने क्या यूज कर लिया है, लेविस एसिड FeCl3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। ठीक है, यहाँ ऑर्थो पैरा पोजिशन पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। सिमिलरली नाइट्रेशन के केस में कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज किया है, यहाँ पे ये एक लेविस एसिड की तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन दोनों जगह पे आपका नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा। ठीक है, सेम सल्फोनेशन का केस होगा, SO3H आ जाएगा दोनों पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे SO3H आ जाएगा। एंड ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो चीज़ें होंगी, ये आपका हो गया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जहाँ आपने CH3Cl यूज़ किया है, अब वहीं आप CH3COCl यूज़ कर लीजिए, तो वो हो जाएगा आपका CH3COCl यूज़ करेंगे तो वहाँ वो कहलाएगा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा, CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होगा, CH3CO ग्रुप जो है ये ग्रुप कहाँ अटैच हो जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये CH3 ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे अटैच हो गया। नाउ मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो दो तरीके का रिएक्शन होगा, एक वुड्सफेडिक रिएक्शन जहाँ पे हेलो अल्कीन सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, ये कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है वो वापस से RX के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा। ठीक है, अल्काइल हाइड। ठीक है, सो बेसिकली हुआ क्या, हेलोरिन रिएक्ट किया सोडियम मेटल के साथ, ये कंपाउंड बना, फिर ये कंपाउंड RX के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा। इस रिएक्शन को आप डायरेक्टली यूं लिख लीजिए, ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी एंड हमें ये मिल जाएगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फिर फ्रीडिक रिएक्शन में क्या होगा, हमारे दो हेलोरिन्स रिएक्ट करेंगे और हमें क्या मिलेगा, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ईथर की प्रेजेंस में एंड हमें बाइफिनाइल ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलिए अब कवरअप क्या करेंगे हम, अब कवरअप करने वाले हैं हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड। इसमें सबसे पहले हम कवरअप करेंगे डाइक्लोरोमीथेन को। तो देखिए CH3Cl है, ठीक है, CH3Cl को आप ZnHCl के साथ रिएक्ट करा दीजिए, आपको क्या मिलेगा, CH2Cl2 मिलेगा। ठीक है, अब आप CH2Cl2 को यूज़ कैसे करते हैं, एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, एज अ पेंट रिमूवर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ यूजेस है, ये आप पढ़ लीजिएगा, एकदम थ्योरी पार्ट है। देन ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन को आप कैसे ट्राइक्लोरोमीथेन उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, सो CH2Cl2 को ZnHCl के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, CaCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन एंड HCl, इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म को O2 के साथ रिएक्ट कराया तो ये जो गैस मिली इसको क्या कहते हैं हम, फॉस्जीन। ठीक है, ये काफ़ी डेंजरस गैस होती है। ठीक है, फॉस्जीन, ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, इससे रीड कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन की, जिसको हम क्या कहते हैं,
कार्बन टेट्रा क्लोराइड CaCl3 को ZnHCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिलेगा। ठीक है। अब फ्रियॉन्स एंड आयोडोफॉर्म्स, ये देखिए फ्रियॉन्स क्या होता है CCl2 एंड आयोडोफॉर्म क्या होता है CHI3। ठीक है। आयोडोफॉर्म में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, क्यों? क्योंकि ये फ्री आयोडीन लिबरेट कर देता है। ठीक है। लेकिन फ्यूचर में इसको जो पहले यूज करते थे, अर्लियर इसे एज अ एंटीसेप्टिक यूज करते थे, बट अब यूज नहीं करते। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्शनल स्मेल। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है, बाय आयोडीन से। फ्रियॉन्स की बात करें, ठीक है, तो जो क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें मीथेन या इथेन के जो क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रियॉन्स कहते हैं। काफ़ी स्टेबल होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव होते हैं एंड इजली लिक्विफाइबल गैसेस होते हैं। ठीक है। ये कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस है, ये आप देख लीजिएगा, और ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। सो ये आपका पार्ट यहाँ पे हेलो अल्केन्स एंड हेलो अल्कीन्स दी एंड हो गया। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन पंडित पे ऐसे ही वीडियो सीरीज आती रहेंगी। अभी नेक्स्ट जो सीरीज आने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि NCERT में से न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से पेजेस आपको पढ़ने हैं या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं पेज वाइज, वो टिक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। सो उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। कीप लर्निंग एंड जय हिंद।